किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए अब तक हमने 3 वेरिएबल को यूज किया है, जिनको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉस ऑफ हीट हो रहा है, इन सब को देखते हुए क्लेसियस ने एक और न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जिस प्रकार रियल होते हैं, उसी तरह से एंट्रोपी भी किसी भी सिस्टम की रियल क्वांटिटी है और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एडियाबेटिक चेंज या एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, और एंट्रोपी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। इस एंट्रोपी को हम फिजिकल या मैथमेटिकल फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलिए फिजिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एंट्रोपी का। तो फिजिकली जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो एंट्रोपी होती है वो सिस्टम के डिसऑर्डर को मेजर करती है फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर मोशन। यानी यदि कोई सिस्टम में उसका जो ग्रेटर है डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी भी ग्रेटर होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए कि हम कैसे एंट्रोपी को नोटेशन देंगे मैथमेटिकली, हम कंसीडर कर रहे हैं नंबर ऑफ आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स नंबर ऑफ कर्व हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, I1, I2, I3। इसी प्रकार से बहुत से आइसोथर्मल्स कर्व को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जिनका टेम्परेचर I1 का टेम्परेचर T1 है, I2 का टेम्परेचर T2 है और I3 का टेम्परेचर T3 है। अब हम दो एडियाबेटिक्स को कंसीडर कर रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आइसोथर्मल्स को 8 पॉइंट। I1 को A1 और A2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A और पॉइंट B पे, और I2 को पॉइंट D और पॉइंट C पे, और I3 को पॉइंट F और पॉइंट। अब जो A1 और A2 एडियाबेटिक्स हैं, उनमें जो भी चेंज होगा वॉल्यूम में और टेम्परेचर में, वो प्रेशर के अलोंग होगा। अब इस इंडिकेटर डायग्राम में हमको दो साइकिल्स दिखाई दे रहे हैं, ABCD और DCEF। जो दो साइकिल्स हैं ABCD और DCEF वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल को। अब हम पहले साइकिल ABCD को कंसीडर कर रहे हैं। इसमें जो Q1 हीट है वो एब्जॉर्ब की जा रही है फ्रॉम A टू B। A से B तक जाने में Q1 हीट एब्जॉर्ब की जा रही है एट टेम्परेचर T1। उसके बाद Q2 हीट रिजेक्ट की जा रही है फ्रॉम C टू D एट टेम्परेचर T2। और फ्रॉम द कार्नोट इंजन जो होगा उसके अकॉर्डिंग जितना हीट लिया गया है जितने टेम्परेचर पे, वो इक्वल होगा जितना हीट दिया गया है एट द टेम्परेचर। तो इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2। अब इसी प्रकार जो साइकिल है DCEF, उसमें Q2 हीट ड्रा की जा रही है एट टेम्परेचर T2 पे, और Q3 हीट रिजेक्ट की जा रही है एट टेम्परेचर T3 पे। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q2 अपॉन T2 इक्वल टू Q3 अपॉन T3। इसी प्रकार यदि नंबर ऑफ आइसोथर्मल्स हों तो उनके लिए हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2 इक्वल टू Q3 अपॉन T3 डॉट डॉट डॉट, जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और हम जानते हैं कि यदि हम एक एडियाबेटिक से दूसरे एडियाबेटिक में जाते हैं तो जो हीट एनर्जी होती है या तो एब्जॉर्ब होती है या लिबरेट होती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और लिबरेट इज नॉट कांस्टेंट। जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो या लिबरेट हो, वो कांस्टेंट नहीं होती है, वह टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि हायर टेम्परेचर है तो मोर हीट एब्जॉर्ब होगी या लिबरेट होगी, या यदि टेम्परेचर कम है तो कम हीट एब्जॉर्ब होती है और कम लिबरेट होती है। यदि हम जनरल में इसको सपोज करें कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिजेक्ट हो रही है एट टेम्परेचर T गोइंग फ्रॉम वन एडियाबेटिक टू अदर एडियाबेटिक, तो जो Q/T होगा वो कांस्टेंट होगा, जो Q/T होगा वो कांस्टेंट होगा। और यही कांस्टेंट रेशियो
चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन द स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा बाई टू एडियाबेटिक्स। यदि हम सपोज करें कि S1 और S2 आर्बिट्ररी क्वांटिटी हैं जो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं फॉर द एडियाबेटिक्स A1 एंड A2, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे S2 माइनस S1 इक्वल टू Q/T, जो कि कांस्टेंट होगा। अब जो एडियाबेटिक्स हों वो वेरी क्लोज हों टू ईच अदर, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी DQ वो या तो एब्जॉर्ब होगी या रिजेक्ट होगी एट टेम्परेचर T गोइंग टू वन एडियाबेटिक टू अदर एडियाबेटिक। तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगी उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे DS इक्वल टू DQ/T। इस प्रकार हम जनरल में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है पासिंग फ्रॉम वन एडियाबेटिक टू अदर एडियाबेटिक, उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं डेल S इक्वल टू S2 माइनस S1, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ओवर S1 टू S2 DS, या इंटीग्रेशन A1 टू A2 DQ/T। जो यूनिट होती है एंट्रोपी की वो डिपेंड करती है हीट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। यदि हम हीट को मेजर करें किलो कैलोरी में और टेम्परेचर को केल्विन में, तो एंट्रोपी की यूनिट होती है किलो कैलोरी पर केल्विन। या हम यदि DQ यानी हीट को जूल में मेजर करें और टेम्परेचर को केल्विन में, तो जूल पर केल्विन एंट्रोपी की यूनिट होती है। अब हम एंट्रोपी के फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। हमने यह नोटेशन दिया है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो DQ/T के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DQ इक्वल टू T इंटू DS, यानी DQ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिजिकल से इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी के प्रोपोर्शनल होता है और वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड हाइट एबव सम जीरो लेवल। यानी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी होगा वो प्रोपोर्शनल होता है मास के और हाइट एबव सम जीरो लेवल। तो यदि हम उससे कंपैरिजन करें इसका, तो जो रिगार्डेड हाइट है करेस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर होगा, यानी हाइट जो होगा वो टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग होगा और जो मास होगा वो एंट्रोपी के करेस्पॉन्डिंग होगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ क्वांटिटी विच बियर टू हीट मोशन अ सिमिलर रिलेशन एज मास बियर टू लीनियर मोशन। यानी जिस प्रकार लीनियर मोशन में मास का काम होता है उसी प्रकार हीट मोशन में एंट्रोपी का काम होगा। यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है एंट्रोपी का। अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी में चेंज होगा उसको कैसे मेजर करते हैं इसको देखेंगे, या जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें चेंज इन एंट्रोपी कितनी होती है। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल जिसको हम कार्नोट साइकिल कहेंगे ABCD, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसमें जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो A to B है। वर्किंग सब्सटेंस जो होगा एब्जॉर्ब करेगा अमाउंट ऑफ हीट Q1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे फ्रॉम द सोर्स, और यहाँ पे जब हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा तो Q1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है बिकॉज T1 इज पॉजिटिव। यानी यदि टेम्परेचर पॉजिटिव है Q1 हीट जो उसने एब्जॉर्ब किया है दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगा। इस प्रकार जो गेन इन एंट्रोपी होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम A to B Q1/T1 से। इसके बाद हम देख रहे हैं कि B to C जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और हमने आपको पहले भी बताया है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है। तो हम यहाँ पे एडियाबेटिक कर्व को नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, पहले A to B वाले में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, अब C to D में आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। तो वर्किंग सब्सटेंस जो होगा वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे,
टू द सिंक। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम सी टू डी या लॉस इन एंट्रोपी होगी सी टू डी, उसको हम Q2 अपान T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी प्रकार अगेन एक एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा D2A। यहाँ भी जो चेंज इन एंट्रोपी है नहीं होगी, कोई चेंज इन एंट्रोपी 0 होगी। अब जो वर्किंग सब्सटेंस की नेट गेन इन एंट्रोपी होगी इन वन साइकिल ABCDA, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो गेन इन एंट्रोपी है उसमें से लॉस इन एंट्रोपी को घटा देंगे तो हमको एक साइकिल में जितना एंट्रोपी हुआ है चेंज इन एंट्रोपी वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे Q1 अपान T1 माइनस Q2 अपान T2। लेकिन जो साइकिल हमने कंसिडर किया है कार्नोट साइकिल वो रिवर्सिबल साइकिल है, तो जितनी अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस किसी टेम्परेचर पे, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा किसी भी टेम्परेचर पे। तो इसलिए Q1 अपान T1 इक्वल होगा Q2 अपान T2 के। तो यहाँ पे यदि हम Q1 अपान T1 के जगह पे Q2 अपान T2 रखें या Q2 अपान T2 की जगह पे Q1 अपान T1 रखें तो जो हमारा एबव इक्वेशन है Q1 अपान T1 माइनस Q2 अपान T2 वो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इन कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0। यानी सीधी सी बात यही है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगी रिवर्सिबल प्रोसेस में वह 0 होगी। इसको यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीग्रल ds इक्वल टू Q1 अपान T1 माइनस Q2 अपान T2 इक्वल टू समेशन Q1 अपान T1 इक्वल टू 0। जो इंटीग्रल साइन है वो रेफर कर रहा है अ कंप्लीट वन साइकिल को, और इस इक्वेशन को हम क्लैसियस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगी उसको हम मेजर करते हैं कितना होता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस है वह एक इंजन में परफॉर्म कर रहा है जो कि इरिवर्सिबल साइकिल से चेंज हो रहा है। हम सपोज कर रहे हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एट टेम्परेचर T1 पे फ्रॉम द सोर्स और रिजेक्ट कर रहा है Q2 क्वांटिटी ऑफ हीट को एट टेम्परेचर T1 पे टू द सिंक। तो जो इफिशियंसी होगी इस इंजन की उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपान Q1, या इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस Q2 अपान Q1। अब जो अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो इफिशियंसी होगी लेस देन होगी रिवर्सिबल इंजन से जब वर्किंग होगा बिटवीन सेम टेम्परेचर T1 एंड T2। यानी यदि सेम टेम्परेचर पे रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन दोनों वर्क करते हैं तो जो इफिशियंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की वो ग्रेटर होती है इरिवर्सिबल इंजन से। तो इस प्रकार हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी 1 माइनस T1 अपान T2 है। तो अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम जो इफिशियंसी होगी रिवर्सिबल इंजन की वो ग्रेटर होगी इरिवर्सिबल इंजन से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस Q2 अपान Q1 इज लेस देन 1 माइनस T1 अपान T2। अब हम इसको लिख सकते हैं Q2 अपान Q1 इज ग्रेटर देन T2 अपान T1। यहाँ पे T1 अपान T2 होगा तो जो इफिशियंसी होगी वो ग्रेटर होगी। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, T2 अपान T1 हो गया है तो यह लेस देन होगा Q2 अपान Q1 से। या हम इसको फिर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं Q2 अपान T2 इज ग्रेटर देन Q1 अपान T1, और हम इसको लिख सकते हैं Q2 अपान T2 माइनस Q1 अपान T1 इज ग्रेटर देन 0। यानी यदि किसी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो 0 से अधिक होता है। इस प्रकार फ्रॉम एबव रिजल्ट हम यह कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होगी वह इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि हम दूसरा एग्जांपल लेकर इसको समझने का प्रयास करें तो हम एक ऐसा सिस्टम
कंसीडर कर रहे हैं जिसमें दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर T1 और T2 है। दोनों बॉडी का टेम्परेचर, एक बॉडी का T1 है और दूसरी बॉडी का T2 है, और T1 जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है T2 टेम्परेचर से। तो हमें पता है कि जो हीट होता है वो ऑलवेज फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बाय कंडक्शन या रेडिएशन। हम यह सपोज कर रहे हैं कि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो जो हॉटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है उसमें जो एंट्रोपी में डिक्रीज होगा उसको हम लिखेंगे Q अपॉन T1। अब हॉट बॉडी में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रहा है, तो जो कोल्ड बॉडी में एंट्रोपी इंक्रीज होगी उसको हम लिखेंगे Q अपॉन T2। अब इसके बाद नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी को निकालने के लिए हम जितना इंक्रीज हो रहा है उसमें से जितना डिक्रीज हो रहा है उसको घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1, और क्लियर है कि यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से, और किसी भी संख्या का यदि डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो वह संख्या छोटी होती है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज करती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जीरो होती है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो। अब हम आगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी और डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को समझेंगे। हैं कि कोई भी सिस्टम होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में यदि पार्टिसिपेट करता है तो जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसलिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और इन जनरल जितने भी प्रोसेस होते हैं वो परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इसलिए जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है। क्योंकि जो भी हम एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रोसेस देखते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। हम कुछ प्रोसेस को अपने एजम्पशन के लिए रिवर्सिबल सपोज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ से यह कंक्लूजन निकलता है कि या तो किसी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी या वह इंक्रीज करेगी। तो क्लैसियस ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया था कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड और सेल्फ कंटेंट सिस्टम टेंड टू अ मैक्सिमम वैल्यू, दस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आइदर इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। या तो किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो होगी या तो इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट होगी, और इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं ds ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इक्वल का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ग्रेटर का साइन यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। अब डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं। हमें पता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो एबल हो वर्क करने के लिए उस स्टेट में जिसमें हीट जो होता है वो फ्लो करे यूनिफॉर्मली टेम्परेचर पे। यदि दो बॉडी हैं दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। जब टेम्परेचर सेम होगा तो हीट का फ्लो होने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंट होना जरूरी है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इस प्रकार यह कंक्लूजन निकलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, और जब टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है तो जो एनर्जी कंजर्व होती है वो अनअवेलेबल होती है किसी भी वर्क डन को करने के लिए। अब जो इंक्रीज इन एंट्रोपी होती है वो थर्मल एजिटेशन की वजह से होती है। जो डिसऑर्डर उत्पन्न होता है मॉलिक्यूल्स के, वर्किंग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डर जो होता है उसी में इंक्रीज होता है, तो हमारी एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है। हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी सिस्टम का वो मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी वह जो हमने वर्किंग सब्सटेंस लिया है या सिस्टम लिया है वो कितना हॉट है उसी को मापता है टेम्परेचर। इसी सिमिलर वे में जो एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की वो मेजर करती है कि
उस सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है। अब जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, यानी जीरो टेम्परेचर पे जो मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का किसी भी सबस्टेंस के या सिस्टम के, वह सीज हो जाएगा। तो जब इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन में डिसऑर्डर नहीं है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो गया है, तो जो एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेल अरेंज्ड होंगे, अच्छी तरह से वो अपने पोजीशन पे अरेंज हो जाएंगे, तो जो डिसऑर्डर मोशन होगा वो नहीं होगा। तो इस प्रकार जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है उसमें जो एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम एंट्रोपी के टर्म में किस प्रकार डिफाइन करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे दो एंट्रोपीज को कंसीडर करेंगे किसी एक सिस्टम के लिए या सबस्टेंस के लिए, एस ए और एस बी। एस ए जो है वो इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी है और एस बी फाइनल स्टेट की एंट्रोपी है, जो मेजर किया गया है सम आर्बिट्ररी जीरो पे। तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगी उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एस बी माइनस एस ए इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी डी क्यू अपॉन टी। अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि जो टू स्टेट्स हैं ए और बी, यानी फाइनल और इनिशियल स्टेट हैं, वह दोनों वेरी क्लोज हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत 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 क्लोज हैं। तो जो एस बी माइनस एस ए है वहाँ पे हम डी एस लिखेंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू मिलेगा टी इंटू डी एस, और यही रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फार्मूलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू इक्वल टू मिलता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू इक्वल टू टी इंटू डी एस। तो आज की इस वीडियो में हमने एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया है, एंट्रोपी के फिजिकल सिग्निफिकेंस को, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो कितना होगा, इसको हमने कैलकुलेट किया। साथ ही साथ हमने फार्मूलेशन भी देखा सेकेंड लॉ का इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे और बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो में जरूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।